आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ब्रिटिश राज परिवार के लिए ये दिन बहुत भारी होने वाला था। प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम का काफिला तेज रफ्तार से स्कॉटलैंड की सड़क पर जा रहा था। उन्हें बालमोरल कैसल पहुंचना था। उनके चेहरे पर किसी अनहोनी की आशंका साफ दिखाई दे रही थी। वो कभी बार बार अपनी घड़ियों की ओर घबराई नजरों से देखते, तो कभी गाड़ी से बाहर झांकने लगते। बालमोरल कैसल अभी भी 80 किलोमीटर दूर था। घड़ी में शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। तभी संसद में पीएम लिज ट्रस ने देश को संबोधित किया। इस संबोधन ने ब्रिटेन के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी। ये 8 सितंबर 2022 की तारीख थी। उस शाम बीबीसी पर चल रहे प्रसारण को अचानक बीच में रोक दिया गया और गमगीन चेहरा लिए हुए एक एंकर टीवी के पर्दे पर आ गया। This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. शाही झंडे को शोक में झुकाया जा रहा था। ब्रिटेन की महारानी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। ब्रिटेन में अब बहुत कुछ बदलने वाला था। ये महारानी की कहानी का अंत था, मगर इसकी शुरुआत के लिए हमें 70 साल पीछे चलना होगा, जब दूसरे विश्व युद्ध के कुछ सालों बाद 1952 में ऐसी ही एक मृत्यु ने 27 साल की एक महिला के महारानी बनने की इबारत लिखी थी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज नामी गिरामी में कहानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II की। My lords and members of the House of Commons, my government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation. किंग की कैंसर से मृत्यु हो चुकी थी और यह साफ था कि राजगद्दी की कमान एलिजाबेथ के हाथों में होगी। वो भी अपनी ताजपोशी के इंतजार में थी, मगर यह इंतजार अभी लंबा होने वाला था। उन दिनों ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे विंस्टन चर्चिल। वो एलिजाबेथ से मिलने पहुंचे और बोले, योर हाइनेस, हमने आपकी ताजपोशी का वक्त तय किया है, लेकिन 1.5 साल बाद। ये सुनते ही एलिजाबेथ के चेहरे के भाव बदल गए। उनके मन में कई सवाल आए। उन्होंने चर्चिल से इस देरी का कारण पूछा। चर्चिल ने दलील दी कि आप अभी राजगद्दी के लिए चूंकि पूरी तरह तैयार नहीं हैं और आपको कई चीजें सीखनी हैं और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। एलिजाबेथ चर्चिल की बातों को मानने के लिए राजी नहीं थी, मगर चर्चिल की जिद के आगे उनकी एक न चल पाई। दूसरी ओर एलिजाबेथ की ताजपोशी में उनके पति फिलिप माउंटबेटन अपना फायदा तलाश रहे थे। वो बस सही मौके के इंतजार में थे। एक रोज वो एलिजाबेथ के पास पहुंचे और बोले, एलिजाबेथ, तुम्हारी ताजपोशी हो उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने घर वालों से ये 2 चीजें साफ कर दो कि एक तो तुम्हारा नाम एलिजाबेथ माउंटबेटन ही रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी माउंटबेटन घराने से जानी जाएगी, ना कि विंडसर घराने से। और दूसरा, तुम ताजपोशी के बाद बकिंघम पैलेस में नहीं बल्कि हमारे घर क्लैरेंस हाउस में रहोगी। एलिजाबेथ इसके लिए राजी थी, लेकिन इससे बेखबर किंग चार्ल्स का परिवार अभी भी इस उम्मीद में था कि एलिजाबेथ उनके घराने से ही जानी जाएंगी। मगर यह खबर फैलनी शुरू हो गई। इसका पता चलते ही घबराए हुए चर्चिल एलिजाबेथ के पास जा पहुंचे और उनसे ऐसा कुछ न करने की अपील की, लेकिन एलिजाबेथ फैसला कर चुकी थी। उन्होंने चर्चिल को बीच में ही टोकते हुए कहा कि चर्चिल, मैं जानती हूं कि आपने मेरी ताजपोशी 16 महीने के लिए क्यों टाल रखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार में बैठे लोगों के अंदर आपको लेकर गुस्सा है और जब तक ये ताजपोशी टली रहेगी तब तक आपके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाएगा। मैंने आपकी बात मानी, आपका फेवर किया, अब आपकी बारी है। आप मेरी बातों के लिए कैबिनेट को राजी करें। चर्चिल इसके आगे कुछ ना बोल पाए और वहां से चले गए। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने एलिजाबेथ का मन बदल कर रख दिया।
हमारे साथी जमशेद से सुनिए वो किस्सा। चर्चिल की लाख कोशिशों के बावजूद जब एलिजाबेथ नहीं मानी तो वो उनके चाचा एडवर्ड के पास पहुंचे, जो पहले ब्रिटेन के किंग थे, लेकिन अमेरिकी मूल की एक लड़की से शादी करने की वजह से उनका पद छीन लिया गया था। चर्चिल ने उन्हें सारी बात बताई और एलिजाबेथ से बात करने को कहा। तब एडवर्ड एलिजाबेथ के पास पहुंचे और उनसे कहा कि राजधर्म और परिवार में जरूरी है कि आप अपने राजधर्म को चुनें। उन्होंने जो किया वो दूसरी बात थी, लेकिन एलिजाबेथ जो करने जा रही थी वो ब्रिटिश राज परिवार की सालों से चलती आ रही परंपरा को ही बदल कर रख देने वाला था। अब एलिजाबेथ क्योंकि अपने चाचा से काफी प्रेम करती थी तो वो उनकी बात मान गई। एडवर्ड की वजह से एलिजाबेथ अपनी जिद से पीछे हट गई। ये फिलिप और उनके परिवार दोनों के लिए झटके से कम नहीं था। कुछ ही देर में सारा खेल पलट गया, लेकिन बावजूद इसके शाही परिवार ने कभी भी एडवर्ड की कद्र नहीं की। सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश के रे बताते हैं। देखिए, एडवर्ड ने परंपरा से अलग हटके या ब्रिटिश रॉयल्टी के ऊपर किसी तरीके का प्रश्न लगाना, तो एक तो ये चीज। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है और बहुत सारे लोग की एडवर्ड ने प्रेम के लिए जो है गद्दी छोड़ दिया और ये कर दी वो कर दी, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू छूट जाता है। एडवर्ड का जो नाजियों को लेके, फांसीवादियों को लेके जो उनका एक सिंपैथेटिक रवैया रहा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा सबसे ज्यादा तबाही तो ब्रिटेन की हिटलर ने, तो अब पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि उनके साथ जो है संबंध बेहतर हो सके, बेहतर हो। एलिजाबेथ की ताजपोशी हो चुकी थी, लेकिन दुनिया के सामने H6 बॉम्ब नाम की एक नई चुनौती सिर उठाकर खड़ी हो गई थी। कोल्ड वॉर के बीच अमेरिका H6 बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था और इसका इस्तेमाल वो सोवियत यूनियन पर करने वाला था। चर्चिल इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कुर्सी सुरक्षित करना चाहते थे। वो तुरंत एलिजाबेथ से मिलने पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई और बोले, हर मैजेस्टी, ये सही मौका है जब ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी छवि फिर से सुधार सकता है। हमें सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पहल करनी चाहिए और इसके लिए मुझे और फॉरेन सेक्रेटरी एंथनी ईडन दोनों को अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी डेविड आइजनहावर से मिलने के लिए रवाना होना पड़ेगा। उनके दौरे पर मुहर लग गई। पहले एंथनी ईडन अमेरिका के लिए रवाना हुए। अभी उड़ान को कुछ ही घंटे हुए थे कि उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और वो बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाया गया और अमेरिका के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब चर्चिल को यह बात मालूम हुई तो उन्हें अपनी योजना पर पानी फिरता नजर आने लगा। उन्होंने तुरंत एंथनी को फोन मिलाया और किसी भी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने की दरख्वास्त की, लेकिन एंथनी ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए मुलाकात से मना कर दिया और चर्चिल को डपट दिया। एंथनी की ओर से मिले ऐसे रूखे जवाब से 80 साल के चर्चिल को अपनी कुर्सी छिनती दिखाई देने लगी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके और बिस्तर पर पड़े पड़े ही बेहोश हो गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इलाज शुरू हुआ। कुछ घंटे बाद वो होश में भी आ गए और होश में आते ही उन्होंने पहली बात कही कि मेरी तबीयत के बारे में क्वीन को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बीमार समझकर वो मुझे मेरे पद से हटा देंगी और ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता। तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने एलिजाबेथ के पास संदेशा भिजवाया कि रॉयल हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रिटेन आने का न्योता दे, क्योंकि जुकाम की वजह से वो अमेरिका नहीं जा सकते। एलिजाबेथ से जब ये बात कही गई तो पहले तो उन्हें ये बात खटकी, लेकिन बाद में वो मान गई और कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी रॉयल हाउस का न्योता स्वीकार कर लिया। ये पता चलते ही चर्चिल उछल पड़े। उन्हें पूरा भरोसा था कि आइजनहावर का ब्रिटेन दौरा उनकी राजनीति की डूबती नैया को संभाल लेगा, लेकिन अभी वो और कुछ कह पाते तभी उन्हें एक बार फिर से दिल का दौरा पड़ा। नतीजन अमेरिकी राष्ट्रपति का ब्रिटेन दौरा रद्द करना पड़ा। मगर एलिजाबेथ को अभी तक चर्चिल की सेहत के बारे में कोई खबर नहीं थी। उनसे कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी व्यवस्था का हवाला देकर आने से मना किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसी दौरान एलिजाबेथ ने कैबिनेट के एक मंत्री को तलब किया। मंत्री को लगा कि चर्चिल की खराब तबीयत के बारे में क्वीन को पता चल गया है और वो इतना हड़बड़ा गए कि डर के मारे उन्होंने एलिजाबेथ के सामने सारा सच उगल दिया। ये सब कुछ जानकर एलिजाबेथ हैरान थी। उनके प्रधानमंत्री और फॉरेन सेक्रेटरी दोनों की तबीयत खराब थी और वो अब तक इस बात से अनजान थी। कुछ दिनों बाद चर्चिल की तबीयत में सुधार आते ही एलिजाबेथ ने उन्हें तलब किया। एलिजाबेथ ने उनसे कहा कि आप मुझसे बड़े हैं, इतने तजुर्बेकार हैं, फिर भी आपने अपनी खराब सेहत की बात मुझसे छिपाई। किसी भी देश के लिए यह कितना खतरनाक हो सकता है आप जानते हैं।
चर्चिल सिर झुकाए एलिजाबेथ के सामने चुपचाप खड़े थे। एलिजाबेथ ने आगे बोलना शुरू किया। कहा कि चर्चिल, मैं आपसे आगे उम्मीद करूंगी कि ऐसा ना हो, वरना मुझे आप पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। आप जा सकते हैं। यह पहली मर्तबा था जब अपने से काफी तजुर्बेकार विंस्टन चर्चिल को एलिजाबेथ ने ब्रिटेन की महारानी होने के नाते डांटा था। लेकिन हर बीतते वक्त के साथ एलिजाबेथ का यही महारानी होना अपनों से ही उनके रिश्ते कमजोर कर रहा था। उनकी बहन और उनके पति उनसे दूर होने शुरू हो गए थे। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर शक्ति प्रसाद श्रीचंदन बताते हैं, वह एक शासक के रूप में बहुत ही मजबूत और जिद्दी थी। उसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ रहा था। हालांकि कुल मिलाकर उनका उनके पति के साथ संबंध बहुत ही अच्छे थे, लेकिन कुछ मुद्दों ने शुरुआती वर्षों में गड़बड़ी पैदा कर दी। महारानी को अपना जीवन समर्पित करने और उनकी मदद करने के लिए प्रिंस फिलिप ने रॉयल नेवी में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन विंस्टन चर्चिल के सलाह पर महारानी एलिजाबेथ ने अपने बच्चों के लिए अपने पति माउंटबेटन का उपनाम नहीं अपनाया। साथ ही रानी को प्रिंस फिलिप के क्लबों में जाना पसंद नहीं था। अन्य शाही मामलों पर उन दोनों की राय भी कभी कभार अलग थी। इसी तरह रानी की बहन मार्गारेट की जीवन शैली अलग थी। महारानी क्वीन एलिजाबेथ मार्गारेट के सामाजिक जीवन और पार्टियों में भाग लेने से खुश नहीं थे। मार्गारेट तलाकशुदा ग्रुप कैप्टन पीटर टाउनसेंड से शादी करना चाहती थी, जिसकी अनुमति नहीं थी। बाद में उन्होंने एक आम आदमी एंटोनी आर्मस्ट्रांग जोन्स के साथ शादी कर ली। तो दोनों बहनों में जो संबंध शुरुआती समय में बहुत अच्छे थे, बाद में ये खराब होते गए थे। 20वीं सदी की शुरुआत होने वाली थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ब्रिटेन के दौरे पर थे। एलिजाबेथ उस वक्त लंदन में नहीं बल्कि स्कॉटलैंड में थी। सो प्रिंस अब्दुल्ला का काफिला भी स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल की ओर जा रहा था। दोनों की मीटिंग जब खत्म हुई तो महारानी ने उन्हें अपने साथ बालमोरल ग्राउंड का एक चक्कर लगाने के लिए कहा। महारानी उन्हें अपनी रॉयल लैंड रोवर से ग्राउंड का नजारा दिखाना चाहती थी। क्राउन प्रिंस से कहा गया कि वो एलिजाबेथ की बगल वाली सीट पर ही बैठे। ड्राइविंग शुरू हुई तो प्रिंस अब्दुल्ला घबराने लगे। वो एक ऐसे देश से आते थे जहां पर महिलाओं के लिए ड्राइविंग गैर कानूनी था, और ऐसे में एलिजाबेथ को गाड़ी चलाता देख प्रिंस अब्दुल्ला शॉक्ड भी थे और डरे भी। ड्राइविंग के दौरान लगातार रानी प्रिंस से बात कर रही थी। तभी अचानक बीच में ही प्रिंस ने रानी को स्पीड कम करने और ड्राइविंग पर ध्यान देने की सलाह दे डाली। लेकिन ये सलाह उन पर भारी पड़ गई। एलिजाबेथ को प्रिंस की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उल्टे गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। ये देखकर प्रिंस और ज्यादा डर गए और आखिरकार उन्होंने अपनी गलती मानी। हालांकि इन घटनाओं के बावजूद भी एलिजाबेथ के मिडिल ईस्ट से रिश्ते काफी अच्छे रहे। हालांकि यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजतंत्र है और महारानी एक नॉमिनल हेड है या नाम मात्र की मुखिया है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है महारानी अपने देश की मार्गदर्शन के लिए हमेशा आगे आई है। 70 साल के शासनकाल में उनके पास 15 प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हमेशा कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन किया, क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है। चाहे वह सुपरनेशनल यूरोपीय संघ में शामिल होना हो या इसे छोड़ना, औपनिवेशिक क्षेत्रों को वापस सौंपना आदि निर्णय। इसी तरह मृत्यु के समय वह 15 देशों की संवैधानिक प्रमुख थी और 38 राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख भी थी। अपने औपनिवेशिक विरासत से बाहर आकर वह सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती थी। यही कारण है कि उनके निधन पर कई देशों ने अपने झंडे आधा करके उनको सम्मान दिया। तमाम उपलब्धियों के बावजूद विवादों ने एलिजाबेथ का पीछा नहीं छोड़ा। एक ऐसा ही विवाद है कोहिनूर को लेकर, जो महारानी के मुकुट में जड़ा था। एक तो ये चीज है कि आप महारानी हैं, सोवरन हैं, और आप कनाडा के भी सोवरन है, न्यूजीलैंड के भी सोवरन है, ऑस्ट्रेलिया के भी सोवरन है, और ब्रिटेन की तो ही है, कई सारे अफ्रीकन देशों की हैं। तो खासकर ब्रिटेन की अगर सरकार कोई निर्णय लेती है, कहीं बंदूक चल रहा है, कहीं गोली चल रही है, अफ्रीका में जो इनकी कॉलोनीज थी, इनके महारानी बनने के बाद हजारों लोगों का कत्ल हुआ, यहाँ पे कीनिया में और भी कई जगहों पे इस तरीके की चीजें, तो एक सोवरन होने के नाते निश्चित रूप से आपको भी इसकी आलोचना लेनी
देनी हो। दूसरी चीज ये रही कि महारानी ने बहुत कोशिश की, क्योंकि वो एक ऐसे समय में महारानी बनी है जब आपका उपनिवेशवाद खत्म हो रहा है, एक नए तरीके की उदारवादी लोकतंत्रों का उदय हो रहा है लगातार, और दुनिया बहुत उसी समय कोल्ड वार चल रहा है, सोशलिज्म का दबाव है। तो रजवाड़ा बचाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी, और महारानी एलिजाबेथ की पूरी कोशिश ये रही कि किसी भी तरीके से हमारी राजशाही बची रहे। ये उनकी हमेशा, इसीलिए वो डायरेक्टली विवादों में नहीं पड़ना चाहती थी। इसको पॉजिटिव कहें चाहे नेगेटिव कहें, इसको आलोचना कहें या प्रशंसा कहें। दूसरी चीज कि इसी प्रयास में जब लॉर्ड माउंटबेटन की एक कोशिश थी, जो हमारे वाइसराय थे इंडिया में, वहां पे जब उन्होंने लेबर पार्टी की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, विल्सन की गवर्नमेंट थी, रानी ने उनको डांटा टोका। इसी तरीके से अपने पति की कुछ हरकतें थी तो वो टोकती रहती थी कि आप इस तरीके की चीज ना करें। एलिजाबेथ ब्रिटेन की वो महारानी थीं जिन्होंने 70 साल से ज्यादा ताज की अहमियत को बनाए रखा। ऐसी कई सारी परिस्थितियां आईं जब उनके परिवार के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मोर्चा संभाला, सरकार और राजशाही में संतुलन बनाए रखा। यह सब दिखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। कई सरकारें आती और जाती हैं, उनके काम करने के तरीके अलग होते हैं, मगर इस सब के बीच में भी राज परिवार के वर्चस्व को बनाए रखना एलिजाबेथ की कुशलता को दर्शाता है। आज के नामी गिरामी का सफर यहीं तक। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव या शिकायत है तो हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कीजिए। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन का काम किया है सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेजी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।